पंचशील समझौते पे 1954 में हस्ताक्षर हुए और उन संबंधों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा स्थापित करवा दिया। कौन सा? हिंदी चीनी भाई भाई। तो संबंध इतने सकारात्मक रूप से शुरू होकर अचानक से संबंध खराब कैसे हो गए, उसका एकमात्र कारण था तो भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में अगर देखा जाए तो हमारी स्थिति स्पष्ट थी कि संबंध खराब है, ठीक है। बट चीन के साथ संबंधों की स्थिति क्या है बेटा? रणनीतिक संबंध है। हाँ बलराम, क्या बोल रहे थे बेटा? ना अच्छा है ना बुरा है, काम चलाऊ टाइप है। काम चलाऊ है। किस तरह के संबंध है बेटा चीन के साथ? जब तक फायदा हो रहा है तब तक चलो, और मैं कहूँ नुकसान हो रहा है तो? क्योंकि चीन के साथ संबंधों से तो नुकसान ही हो रहा है बेटा। इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है। कैसे? इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ट्रेड हो रहा है, बट क्या वो फायदा है या नुकसान है? डिपेंडेंसी तो बढ़ रहा है ना बेटा। और अगर किसी भी देश पे हम इतने निर्भर हो गए तो भारत के लिए अच्छा है क्या? तो चीन के साथ संबंध कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, भारत और चीन के संबंध की अगर वर्तमान स्थिति कहूँ तो ये द्वैध भाव की तरह है, ठीक है। द्वैध भाव जो हमने पढ़ रखा है एथिक्स में, ठीक है, कि दोस्ती ऐसी जिस पे विश्वास ना हो और दुश्मनी ऐसी जिसकी आवश्यकता हो, ठीक है। तो भारत और चीन के संबंध इसी तरह के हैं कि हम दोनों की दोस्ती में इतनी ज़्यादा एकरूपता है कि ऐसा लगता है कि दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, किंतु उस दोस्ती में इतने ज़्यादा अविश्वास है कि ये लगता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्लियर? अब अगर हम इन संबंधों की बात करें तो इन संबंधों के इतिहास में चले तो ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन के संबंध मजबूत रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो भारत और चीन प्रारंभिक समय से ही रेशम मार्ग के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? और इस रेशम मार्ग को हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं बेटा? चीन से लेकर तो यूरोप तक, ठीक है। और वो रेशम मार्ग भारत से होकर गुजरता था, ठीक है। तो इस स्थिति में भारत और चीन व्यापारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम धर्म की बात करें तो चीन का एक महत्वपूर्ण या ये कहूँ सबसे महत्वपूर्ण जो धर्म है वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। और उस बौद्ध धर्म का जो जन्म स्थान है वो भारत है। तो धार्मिक संबंध मौजूद है, ठीक है, व्यापारिक संबंध मौजूद है। उसके बाद अगर हम राजनैतिक संबंधों की बात करें तो चीन और भारत के मध्य राजनैतिक संबंध भी प्राचीन समय से ही मौजूद रहे हैं, ठीक है। और विभिन्न यात्री चीन के भारत आए और भारत से चीन गए। तो ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन के संबंधों में नकारात्मकता न होकर एक तरह की सकारात्मकता मौजूद थी, ठीक है। किंतु ये संबंध आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद भी इसी तरीके से सकारात्मक बने रहे, ठीक है। कैसे? हम पहले भी इस पे जिक्र कर चुके हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और अगले ही कुछ वर्षों में मतलब 1949 में चीन में माओवादी क्रांति हुई और चीन साम्यवादी देश के रूप में बन गया। और भारत वो पहला ऐसा देश था गैर साम्यवादी जो
चीन को मान्यता प्रदान की और 1950 में भारत ने चीन के साथ अपने राजनयिक संबंधों का शुभारंभ किया। तो 1950 में भारत और चीन में एक दूसरे देश के दूतावास बन गए थे बेटा। और अगर दोनों देश में एक दूसरे के दूतावास बन गए मतलब दोनों देश एक दूसरे को मान्यता प्रदान कर रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसका परिणाम ये निकला कि भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध पनपना शुरू हो गए और 1953 में भारत और चीन के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ और अगले ही वर्ष 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, और पंचशील समझौते को दोबारा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लिख चुके हैं, याद भी कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, हाँ या ना, कर लिया है पंचशील समझौता। कौन बताएगा पंचशील समझौता क्या है? पंचशील के वो 5 सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो पंचशील समझौते पे 1954 में हस्ताक्षर हुए और उन संबंधों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा स्थापित करवा दिया। कौन सा? हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, तो संबंध इतने सकारात्मक रूप से शुरू होकर अचानक से संबंध खराब कैसे हो गए, उसका एकमात्र कारण था माओ की विस्तारवादी नीति। ठीक है, और माओ की विस्तारवादी नीति क्या है? हिंदी में इसे कहेंगे हथेली एवं 5 पाम एंड 5 फिंगर्स। ठीक है, और ये पाम एंड 5 फिंगर्स क्या है बेटा? द राइट पाम ऑफ चाइना, जिसमें पाम रिप्रेजेंट्स तिब्बत एंड द 5 फिंगर रिप्रेजेंट्स अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल एंड लद्दाख। ठीक है, दैट इज़ व्हाट लद्दाख, दैट इज़ व्हाट पाम एंड 5 फिंगर्स ऑफ चाइना। ठीक है, और इस नीति के अंतर्गत चीन क्या कह रहा है कि ये सारा क्षेत्र जो है वो किसका है? चीन का। ठीक है, और इसीलिए चीन द्वारा इस क्षेत्रों में विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया गया, जिसका परिणाम ये निकला कि भारत और चीन के मध्य 1962 का युद्ध हुआ। ठीक है, और वो सारी पृष्ठभूमि की किस पृष्ठभूमि में वो युद्ध हुआ है वो हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल पढ़ रहे थे, अगर याद है तो। ठीक है, कि किन परिस्थितियों में दलाई लामा भारत आए, फिर चीन को क्या लगा और फिर क्या हुआ, राइट। किंतु 1962 के बाद भारत और चीन के संबंध समाप्त कर दिए गए, किसी तरह के कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहे। और इन संबंधों की शुरुआत कब हुई बेटा? दोबारा कब बेटा? बोलो, क्या हुआ? 1962 में युद्ध के बाद भारत और चीन संबंध समाप्त कर दिए गए, किसी भी तरह के संबंध को मिटा दिया गया और दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के दूतावास को बंद कर दिया। और ये राजनयिक संबंध दोबारा स्थापित हुए 1976 में। ठीक है, जब राजनयिक संबंध दोबारा स्थापित किए गए और इन संबंधों को बल मिला 1978 में। क्या हुआ था 1978 में? भारत के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर गए थे। ठीक है,
और उसके बाद 1988 में भारत के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर पहुंचे थे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 1962 से लेकर 1978 तक का समय भारत और चीन के संबंधों में एक शून्य वाली स्थिति थी कि जहां किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। किंतु 1978 के बाद से जैसे जैसे भारत और चीन के संबंध दोबारा राजनीतिक स्तर पर बनते चले गए, भारत और चीन के संबंध उतने ही ज़्यादा मजबूत हो गए। और वर्तमान स्थिति ये है कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब भारत अगर किसी एक देश के साथ व्यापार करता है तो वो सबसे ज़्यादा किसके साथ करता है बेटा, चीन के साथ। ठीक है, तो जितना व्यापार चीन के साथ है उतना किसी अन्य देश के साथ भारत का नहीं है। किंतु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत और चीन के बीच के संबंध अच्छे हैं। ठीक है, भारत और चीन के मध्य संबंधों में तनाव के विभिन्न कारण मौजूद है। ठीक है, तनाव अथवा विवाद। और ये तनाव और विवाद के सबसे पहला कारण क्या है, सीमा विवाद। ठीक है, अब अगर भारत और चीन की सीमा देखें तो भारत और चीन की सीमा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पूर्वी सीमा, मध्य सीमा और पश्चिमी सीमा। ठीक है, ठीक है। पश्चिमी सीमा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, लद्दाख, हिमाचल एवं उत्तराखंड। ठीक है, मध्य क्षेत्र में एकमात्र प्रदेश सिक्किम और पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र प्रदेश अरुणाचल। ठीक है, तो इस तरीके से भारत और चीन की सीमाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं और इन तीनों ही क्षेत्र में किसी न किसी तरह का भारत और चीन के बीच सीमा विवाद मौजूद है। ठीक है, कैसे, जब हम बात करें पश्चिम क्षेत्र की तो पहला विवाद आता है अक्साई चीन पर। ठीक है, अक्साई चीन हमने कल भी नक्शे में देखा था। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, जिसे चीन ने अनाधिकृत रूप से अपना कब्जा बना रखा है। ठीक है, और चीन के लिए ये क्षेत्र का महत्व क्या है बेटा, अक्साई चीन पे कब्जा क्यों जमाया हुआ है, सिर्फ नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता है, इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है। ये अक्साई चीन नज़र आ रहा है, ये जो क्षेत्र है ये है अक्साई चीन। ये ठीक है, और इस क्षेत्र का जो चीन के लिए महत्व है वो ये है कि ये जो शहर है लहासा, यहाँ से चीन द्वारा एक हाईवे बनाया गया है
जो यहाँ से कहाँ पहुँचता है, ये रहा लहासा, लहासा से ये आता है काशगर, ठीक है। और ये क्षेत्र यहाँ से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगर चीन इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में नहीं लेता है तो लहासा से काशगर जोड़ने वाला जो दूसरा रास्ता है वो है ये। तो आर्थिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा क्षेत्र है, ये। साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक सेना को ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा सकता है। और अगर ये क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है तो इस सीमा पर, ये भारत से जुड़ी हुई सीमाएं हैं, तो सेना को बड़ी ही आसानी से संचालित किया जा सकता है इस कोने से उस कोने तक, पूरी की पूरी भारतीय सीमा पर। तो इसीलिए चीन के लिए यह एक क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए चीन द्वारा अक्साई चीन क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा गया है 1962 के बाद भी, ठीक है। और यहीं पर चीन एक और कार्य कर रहा है, क्या? इसी क्षेत्र में चीन द्वारा एक और रणनीति अपनाई जाती है और वो रणनीति क्या है? वो रणनीति है कि चीन हर बार इसी ज़मीन पर थोड़ी थोड़ी ज़मीन पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहा है लगातार, ठीक है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि चीन भारत की ज़मीन को हथिया रहा है। इसी को कौन सी टेक्निक कहते हैं इंग्लिश में? सलामी स्लाइसिंग। अब इस तकनीक में होता क्या है बेटा, ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। ऊपर से ठंड के मौसम में यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, तो जब इस मौसम में यहाँ पर ठंड जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है, तो दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हट जाती है, ठीक है। और फिर जब ठंड ख़त्म हो जाती है, बर्फ़ पिघल जाती है, तो दोनों ही सेनाएं अपने अपने क्षेत्र पर अपने अपने बंकरों में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो चीन क्या करता है, जब वापस लौटने की बारी आती है तो 4 कदम आगे बढ़ के बैठ जाता है, ठीक है। इस तरीके से चीन क्या करने की कोशिश कर रहा है, हर बार थोड़ी थोड़ी ज़मीन, 1 इंच 2 इंच 1 मीटर 2 मीटर ऐसे करके हथियाने की कोशिश कर रहा है। और इसी तकनीक को हम क्या कहते हैं? सलामी स्लाइसिंग, ठीक है। जैसे हम खीरे काटते हैं ना छोटी छोटी स्लाइसेस में, उसी तरीके से, क्लियर। तो ये चीन की रणनीति है बेटा लद्दाख क्षेत्र में, और इसी की वजह से बार बार भारत और चीन के बीच झड़प होते रहती है। 2016 में यही झड़प हुई थी दौलत बेग ओल्दी सेक्टर में, 2020 में यही झड़प हुई गलवान घाटी में। अगर तुम्हें याद हो तो गलवान 2020 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध का मैदान बन गया था, जहाँ पे कुछ 30 से 40 भारतीय जवानों की मौत हुई थी, ठीक है। और चीन के कुछ 4 सैनिकों की मृत्यु हुई थी। ऐसा चीन आधिकारिक रूप से पुष्टि करता है कि हमारे सिर्फ 4 ही सैनिक मरे, जबकि वास्तविकता ये है कि चीन के कुछ 200 सैनिक मरे थे, ठीक है। बट चीन इस तरह से बातें अपनी छुपा लेता है, दबा देता है चीज़ों को कि नहीं हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। बट गलवान में, दौलत बेग ओल्दी में और लगातार भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद बना हुआ है। आई बात समझ में? तो ये पहला विवाद हुआ बेटा सीमा को लेकर। दूसरे विवाद की अगर बात करें तो इसी क्षेत्र में हिमाचल तुलनात्मक रूप से शांत क्षेत्र है,
जहां भारत और चीन के बीच कोई ऐसा सीमा विवाद प्रमुख रूप से मौजूद नहीं है। किंतु जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का ये एक क्षेत्र भारत और चीन के बीच फिर से प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से विवाद की स्थिति निर्मित करता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है, कितना समय लेगा? ये क्षेत्र जो भारत, नेपाल और चीन की साझा सीमाओं पर मौजूद है, ठीक है, इस क्षेत्र पर नेपाल अपना आधिपत्य स्थापित करने का दावा पेश करता है और उसे उकसाने वाला चीन है। क्लियर? और ये क्षेत्र जो है वर्तमान में भारत के नियंत्रण में है, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बट चीन के बार बार उकसाने की वजह से भारत और नेपाल के संबंध इस क्षेत्र की वजह से खराब होते जाते हैं, ठीक है। अन्यथा यहाँ पे कोई विवाद नहीं है और यही वो क्षेत्र है बेटा जिसके माध्यम से भारत के पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और ये स्थान कौन सा है? कैलाश, ठीक है। पहले घूम के जाया जाता था, पहले जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी होती थी भारतीयों को, पिछले साल से पहले 2025 से पहले, तो भारतीय लोग सिक्किम से प्रवेश करते थे और फिर इस रास्ते से होते हुए कैलाश मानसरोवर पहुंचते थे, ठीक है। पिछले वर्ष भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक समझौता होकर हमने कैलाश मानसरोवर के लिए इस रास्ते को खोल दिया। तो अब जो यात्रा में लगने वाला समय था, जो पहले 56 दिनों का हुआ करता था, अब वो यात्रा का समय घटकर 14 दिन रह गया है, ठीक है। तो जो भारत और चीन के संबंधों में एक सकारात्मक पहलू है। क्लियर? बट ये हुआ पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पर भारत और चीन के बीच प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही तरीके से सीमा विवाद मौजूद है। लेह लद्दाख क्षेत्र में प्रत्यक्ष और उत्तराखंड क्षेत्र में अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब आ जाते हैं मध्य क्षेत्र में, सिक्किम, ठीक है। अब अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को लेकर भी भारत और चीन के बीच प्रत्यक्ष रूप से कोई विवाद नहीं है। हालांकि चीन की जो नीति है पाम एंड 5 फिंगर्स की, उसमें सिक्किम भी चीन उस पर अतिक्रमण या कब्ज़ा जमाना चाहता है, किंतु भारत के नियंत्रण में है, ठीक है। और ये वो इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ से भारत और चीन व्यापार कर रहे हैं। मतलब भारत और चीन के बीच जो व्यापार हो रहा है उसमें 90% से भी ज़्यादा व्यापार इसी रास्ते से हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? कौन सा दर्रा बेटा? नाथुला, ठीक है। हालांकि 1967 में भारत और चीन के बीच इस दर्रे पर विवाद भी हुआ था, झड़प भी हुई थी, ठीक है। किंतु बावजूद इसके अब ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और चीन के बीच सहयोग मौजूद है। जो भी व्यापारिक संबंध निर्मित हो रहे हैं भारत और चीन के बीच, वो इसी क्षेत्र में है। किंतु अप्रत्यक्ष रूप से भारत और चीन के बीच यह क्षेत्र एक तनाव का विषय बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र में भूटान में एक क्षेत्र मौजूद है बेटा, कौन सा? ये भारत का नहीं है, भूटान का है। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोकलाम, ठीक है।
और इस डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन के बीच 2017 में विवाद हो चुका है, जब भारत भूटान की ओर से लड़ते हुए चीन से भिड़ गया था। ठीक है, और कुछ 3-3.5 महीने के आसपास दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने बैठी रही। अंततः चीन जब पीछे हटा तो फिर भारतीय सैनिक भी पीछे हटे। ठीक है, अब यहाँ पे भारत का रुख इतना कठोर क्यों है? क्योंकि अगर चीन यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है या यहाँ पर अपने आप को सशक्त रूप से स्थापित करता है तो ये क्षेत्र इसके बहुत निकट है बेटा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी गलियारा। ठीक है, और इसे फेमसली क्या कहा जाता है? चिकन नेक। ठीक है, और ये चिकन क्यों ज़रूरी है? पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर से संपर्क स्थापित करने का भारत का एकमात्र रास्ता वो यही चिकन नेक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई रास्ता नहीं है। या तो आपको बांग्लादेश पर निर्भर होना पड़ेगा या फिर म्यांमार पर। मतलब भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र से सिर्फ इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही जुड़ सकता है। और अगर इस युद्ध की स्थिति में चीन इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अपना नियंत्रण स्थापित कर ले तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? सिक्किम तो जाएगा ही जाएगा, पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत भी भारत से कट जाएगा और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति होगी। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर भारत का एक मजबूत प्रणाली होना ज़रूरी है। आगे बात समझ में? क्लियर? अब अगर हम आए अरुणाचल क्षेत्र में, ठीक है, तो अरुणाचल क्षेत्र में विवाद की इस जो स्थिति है वो पूरी तौर से स्पष्ट है बेटा। क्या? कि चीन कहता है कि ये जो अरुणाचल है ये मेरा ये क्षेत्र है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा घोषित करता है और जब जब हम अरुणाचल प्रदेश में कोई भी उपाय कर रहे होते हैं चीन त्वरित रूप से आपत्ति दर्ज करता है कि आप मेरे क्षेत्र में कार्य क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और रही बात अरुणाचल के नागरिकों की, तो अरुणाचल के नागरिकों को चीन भारत का नागरिक नहीं मानता। ठीक है, और उनके लिए जो वीज़ा जारी करता है उसे कहते हैं स्टेपल्ड वीज़ा। ठीक है, ये चीज़ तो चीन के लिए अरुणाचल प्रदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है बेटा? क्या कारण है कि अरुणाचल महत्वपूर्ण है? पहला, और अगर अरुणाचल चीन के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है तो 1962 के युद्ध में जब अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा जमा लिया था तो खाली क्यों किया? जैसे अक्साई चीन लेकर रखा हुआ है वैसे अरुणाचल प्रदेश भी लेकर रख लेता। हम क्या ही कर पा रहे थे बेटा उस समय, बट फिर भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं लिया? तो अक्साई चीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे चीन का कोई भी आर्थिक कार्य नहीं है। ठीक है, अरुणाचल पे चीन अपना जो प्रभुत्व स्थापित करने की बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र के लिए। कौन सा? तवांग क्षेत्र के लिए। ठीक है, और तवांग क्षेत्र क्यों? क्योंकि ये जो तवांग क्षेत्र है ये भी एक
बौद्ध मठ है, ठीक है, और ये बौद्ध मठ किस संप्रदाय का है? तिब्बती बौद्ध धर्म के लोगों का, ठीक है। और ये ल्हासा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है तिब्बती बौद्ध लोगों का, ठीक है। तो अगर तिब्बती बौद्ध लोगों का कोई भी एक धार्मिक स्थान है तो या तो वो ल्हासा में है या फिर वो तवांग में है। डन। तो उस स्थिति में चीन अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश का प्रयोग कर रहा है कि तवांग क्षेत्र भी हमें चाहिए, ठीक है। किंतु इसके पीछे की रणनीति कुछ और ही है बेटा, ठीक है। ये सारी बातें तो कहने की हो गई, ठीक है। अब व्यवहारिकता बता दूं कि चीन क्यों अरुणाचल करता है। क्योंकि सिंपल सा कारण है बेटा, जब तक चीन अरुणाचल कर रहा है, आप क्या कर रहे हो कि नहीं अरुणाचल तुम्हारा नहीं है, अरुणाचल मेरा है ना। और भारत सरकार का पूरा ध्यान कहाँ पर केंद्रित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर चीन अरुणाचल करना बंद कर दे और ये मान ले कि चीन का अरुणाचल प्रदेश नहीं है, वो भारत का ही है, ठीक है, तो उस स्थिति में भारत का ध्यान कहाँ आएगा? अक्साई चीन पर, जो चीन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या किया जाए कि भारत को अरुणाचल में उलझा कर रखा जाए कि जो भारत के पास है कम से कम उसको तो बचा के रखे भारत, ठीक है, और उसके बदले में अक्साई चीन पर भारत कोई कार्रवाई न करे, ठीक है। तो ये इसके पीछे की रणनीति है बेटा चीन की। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया अक्साई चीन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से कुछ फ़ायदा नहीं है बेटा चीन का। क्या? बड़ा आसान सा काम है ना बेटा ये कहने की बात है, ठीक है। ये सोशल मीडिया की कहानी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा गोभी मरुस्थल तक चल जाएगा, शाबाश। चलो अगर सर बताए तो फिर मैं क्यों कहूँ कुछ, है ना। चलो फिर, है ना, इस चीज़ की संभावना कम है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। डन। क्योंकि अगर आप पहाड़ काट भी दोगे ये वाला, है ना, तो जो मानसूनी पवनें हैं वो इस तरफ से जाएगी, यहाँ से टकरा के ये जो अराकान यूमा है यहाँ से टकरा के यूँ मुड़ेगी, बट जैसे ही वो ये कर्क रेखा पार करेगी वापस शिफ्ट होगी या नहीं होगी इधर। यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश में इधर पे पर्वत है ना, तो ये पर्वत श्रृंखला से या तो ऐसे निकल गई, ठीक है, और अगर वो यहाँ से मुड़ रही है तो कर्क रेखा पार करने के बाद चेंज करेगी डायरेक्शन या नहीं करेगी? कोरिलेस बल और वो जो सारी चीज़ें हैं वो यही कहता है, ठीक है। तो ये मुड़ेगी, और अगर फिर भी मान लेते हैं कि वो सीधे निकलेगी यहाँ से, है ना, तो फिर क्या यहाँ से जाते ही अरुणाचल इधर टर्न करवा देगा चीन कि ये पहाड़ खिसका देगा इधर कि हिमालय अब तुम यहाँ नहीं, अब तुम यहाँ हो, है ना। क्योंकि गोभी मरुस्थल कहाँ है? यहाँ है। नदी डाइवर्ट कर दिया सर, तो कुछ भी कर सकता है। हाँ वाह बेटा, चीन कुछ भी कर सकता है ना, बहुत बढ़िया, है ना। मतलब साउथ इंडिया की मूवी कम देखा करो, है ना, कि कुछ भी हो सकता है ना।
डन। तो ऐसी स्थिति नहीं संभव है बेटा, ठीक है, नेचुरली भी पॉसिबल नहीं है और प्रकृति होने भी नहीं देगी। क्यों नहीं होने देगी उसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ सालों पहले चीन इस क्षेत्र में 3 बड़े बड़े बांध बना रहा था, 3 गॉर्जेस डैम, जिसकी क्षमताएं गीगावाट थी। हम तो कहाँ मेगावाट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 4000 मेगावाट। चीन बात कर रहा था गीगावाट की, और वो भी 1-2 गीगावाट नहीं, ठीक है, 3600 गीगावाट। क्लियर। और इसके लिए 3 बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे थे, जिस पर काम भी करना चीन ने शुरू कर दिया था, किंतु वहाँ पर उस क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियों की वजह से भूकंप आया और वो तीनों के तीनों बांध बर्बाद हो गए बनने से पहले। तो अगर ऐसे क्षेत्र में आप बांध भी निर्मित करते हो या नदियों को परिवर्तित भी करोगे तो उसका पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और ये संभव नहीं है कि इस तरह से कोई भी कार्य किया जा सके, ठीक है। और वो भी अगर कोई छोटी मोटी नदी होती तो हम मान भी सकते थे कि हो जाएगा, ठीक है, बट वो नदी ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा गंगा से भी अधिक प्रचंड है, ठीक है। तो उसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। इसीलिए अब चीन क्या कर रहा है, छोटे छोटे बांध बना रहा है और एक की जगह 10 बना रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो ज्योग्राफिकली, लॉजिकली, है ना, ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये वो पहला विवाद है जो भारत का चीन के साथ मौजूद है, सीमा विवाद। क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलिए फिर हम आगे बढ़े दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भारत और चीन के बीच जो दूसरा विवाद है वो है आर्थिक असंतुलन, ठीक है। आर्थिक असंतुलन किस तरह से कि भारत और चीन के बीच, बेशक मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भारत और चीन एक बहुत ही मजबूत व्यापारिक भागीदार है और चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है, किंतु यह व्यापार अत्यधिक रूप से चीन की ओर झुका हुआ है। मतलब अगर हमारा व्यापार 160 बिलियन US डॉलर का है वार्षिक, तो इस व्यापार में जो घाटा है भारत के लिए वो 99 बिलियन US डॉलर का है पिछले वर्ष। मतलब भारत चीन से 130 बिलियन का सामान आयात करता है और चीन को सिर्फ 30 बिलियन का सामान भेजता है। तो 30 बिलियन हम भेज रहे हैं और 130 बिलियन बुला रहे हैं। तो हर साल कितना घाटा बेटा? 100 बिलियन का, ठीक है। मतलब 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हर साल भारत से चीन को जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत के लिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो गई है, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम बाज़ार तंत्र को अपने खोल रहे हैं, ठीक है, उतना ही ये संबंध और ज़्यादा एक तरफा होते जा रहे हैं और भारतीय बाज़ार चीनी वस्तुओं से भरे पड़े हैं, ठीक है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर ले, ठीक है, चाहे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात कर ले, मोबाइल इंडस्ट्री की बात कर ले, ठीक है, अब तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात कर ले, क्योंकि भारत ने वो भी ओपन कर दिया है चीनी क्षेत्र के लिए। तो BYD की गाड़ियाँ आना शुरू हो गई है बेटा, ठीक है, और वो भारत के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम भारतीय देशभक्त तो है नहीं, हम चीनी वस्तुओं को तो नज़रअंदाज करेंगे नहीं,
हमारे लिए तो क्या महत्वपूर्ण है बेटा कि सस्ता क्या है ना। और इसी सस्ते के चक्कर में तो हम चीनी मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं, वीवो, ओप्पो, ये सारी चीज़ें। क्या बेटा? सबके पास वही है। हाँ, वही चीज़ ना, नहीं है ना तो फिर अच्छी चीज़ है, अगर नहीं है तो अच्छी चीज़ है। जिनके पास सैमसंग, एप्पल है वो देशभक्त है, और जिनके पास चीनी कंपनियों के फ़ोन है वो देशभक्त नहीं है, सिंपल। ठीक है। और अभी त्योहार, हाँ बेटा बोल बोल। आईटेल का फ़ोन किसके पास है? वो ज़्यादा देशभक्त है ना। हाँ, ये देशभक्त ज़्यादा है थोड़ा। आई बात समझ में? और अभी त्योहारों का सीज़न आ रहा है बेटा, है ना। त्योहारों में तो सारा चीनी सामान ही आएगा। अभी रक्षाबंधन आएगा, मतलब सोच के देखो, राखियाँ भी चीन बना बना के भेज रहा है भारत में कि ये लो तुम अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर लो। विश्व व्यापार संगठन का भारत एक सदस्य है बेटा, और विश्व व्यापार संगठन के नियम ये कहते हैं कि कोई भी देश दूसरे देश पे अनावश्यक रूप से प्रतिबंध नहीं लगाएगा। कुछ क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो सिर्फ उस क्षेत्र में जहां पर ये लगता है कि व्यापार करने से उसके क्षेत्र को नुकसान होगा। अन्यथा अगर आप ऐसे हर क्षेत्र में प्रतिबंध लगाना शुरू कर दें तो ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ होगा। ठीक है, ये चीज़ डन। हमारी निर्भरता, हमें भी तो आवश्यकता है ना, और अगर हम चीन के सामान पे प्रतिबंध लगाएंगे तो बाकी देश हमारे सामान पे प्रतिबंध लगाएंगे। देखो, और विश्व व्यापार संगठन का सिद्धांत ही ये है बेटा कि सभी राष्ट्रों के मध्य व्यवधानहीन व्यापार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और प्रतिबंध लगाना एक तरह का व्यवधान निर्मित करना है। और भारत विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है, तो उस दृष्टिकोण में भारत ये काम कर नहीं सकता बेटा। तो ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी? नागरिकों की, कि वो ऐसा कार्य करे ही ना जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचे। सर, भारत को भी तो उस प्रोडक्ट को डिमांड को सप्लाई करना पड़ेगा सर, तभी ना, नहीं तो फिर जब तक आप यहाँ से नकारोगे नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था होगी कैसे? ठीक है, उसको भी चीन ने अब थोड़ा सा काउंटर करने के लिए क्या कर दिया बेटा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है ना। तो ये जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं ये मेड इन इंडिया है, और बड़े बड़े शब्दों में लिख देता है बॉक्स पे मेड इन इंडिया, तो तुम भी थोड़ा सा प्राउड फील कर लेते हो कि अरे ये तो भारत में ही बना है। ठीक, एग्जैक्टली। उसके हर एक छोटा छोटा कंपोनेंट चीन से आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो असेंबल हो रहा है और आपको दे दिया जा रहा है मेड इन इंडिया के नाम पर। ठीक है, तो वो डेफिसिट तो अभी भी बना हुआ है बेटा, राइट। ये स्थिति है। तो आर्थिक घाटा वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिससे भारत और चीन के बीच तनाव मौजूद है। ठीक है, तीसरा कारण रणनीतिक प्रतिद्वंदिता। रणनीतिक प्रतिद्वंदिता। ठीक है, अब रणनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या है बेटा? भारत और चीन दोनों ही एशियाई देश है, दोनों ही देश एशियाई महाशक्ति बनना चाह रहे हैं। ठीक है, और जब दोनों ही देश एशियाई महाशक्ति बनना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा स्थापित होगी। ठीक है, और वो प्रतिस्पर्धा दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में, एक दूसरे के सहयोगी देशों में अपना वर्चस्व स्थापित करके कोशिश करेंगे। तो भारत और चीन क्या कर रहे हैं बेटा? एक दूसरे को रणनीतिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये रणनीतिक रूप से कोशिश किस तरह से की जा रही है? चीन अपनी एक नीति को लागू करके। कौन सी नीति? शाबाश।
मोतियों की माला। ठीक है, तो चीन बेटा मोतियों की माला बना रहा है भारत के इर्द गिर्द। ठीक है, और इस मोतियों की माला में कौन कौन है? हाँ, बस एक देश से हमें मतलब कि सर पाकिस्तान तो है ना, बाकी फिर देखते हैं और कौन कौन है। इस इंटरनेट की स्पीड बहुत ही फास्ट है। ठीक है, तो मोतियों की माला के माध्यम से चीन भारत को हिंद महासागर में घेरने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए चीन क्या कर रहा है? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना रहा है और समुद्री रेशम मार्ग का निर्माण कर रहा है।